नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे अपने पहले टॉपिक से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आज की जो मैराथन क्लास चलाई जा रही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं पर्यावरण की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के पेडागोजी में 15 के 15 नंबर दिलाने का बहुत ही प्रयास किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों की एक भी प्रश्न छूटने न पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, यहाँ पे बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि हर एक लोग जुड़ सकें, आपके भाई बहन हमारे भाई बहन जुड़ सकें और यहाँ से उनका हर एक प्रश्न जो है, हर एक नंबर आप लोगों का यहाँ पे पुटअप होगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले टॉपिक से। देख लेते हैं पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए पहला टॉपिक ये करा है हमारा कि शिक्षण। अब देखिए शिक्षण होता क्या है। शिक्षण अंग्रेजी शब्द के टीचिंग का हिंदी पर्याय है, जो देश काल वातावरण के अनुसार इसका जो शिक्षण प्रक्रिया है ये बदलता रहता है, याद रखिएगा। अब देखिए बात करेंगे हम लोग शिक्षण। अब लोगों को पता चल गया शिक्षण जो होता है देश काल, ये जो शिक्षण प्रक्रिया है ये अंग्रेजी शब्द के टीचिंग का हिंदी पर्याय है। अब देखिए टीचिंग होता क्या है। टीचिंग जो होता है इसका अर्थ होता है जानना, जानना होता है या फिर ज्ञान प्राप्त करना होता है। अब देखिए जो जानना होता है या फिर सीखना कर सकते हैं, इसे सीखना भी कर सकते हैं। जानना जानकर भी आप सीख सकते हैं या फिर सीख कर जान सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये जो है शिक्षण एक प्रक्रिया है जो यहाँ पे जो परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील को ही क्या कहा जाता है, सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। यानी समाज में रह के आप क्या करते हैं, जो सीखते हैं, हर वक्त एक नया क्रम सीखते जाते हैं और देश काल वातावरण के अनुसार जो बदलता रहता है उसे सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक्स पे बात करेंगे कि यहाँ से आप लोगों के हर एक प्रश्न, हर एक नंबर पुटअप होंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को कम से कम 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो याद रखिएगा 15 से 18 नंबर यहाँ से आप लोगों को मिलना है, श्योर है कि मिलेगा। और अब बात करेंगे यहाँ पे हम लोग अपने यहाँ पे शिक्षण की प्रणाली। अब देखिए शिक्षण की प्रणाली होती है क्या होती है। पहला देखिए दिया है हमारा कि राजतंत्रात्मक, दूसरा दिया है लोकतंत्रात्मक, तीसरा दिया है सृजनात्मकता। अब देखिए सृजनात्मकता को ही हम हस्तक्षेप रहित या शिक्षण प्रणाली कह सकते हैं। सृजनात्मकता को ही हस्तक्षेप रहित प्रणाली कहा जाता है। अब बात करेंगे हम पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली होती क्या है। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से आप लोगों को 1 नंबर मिलेंगे। अब देखिए राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए ये शिक्षण की वह प्रणाली होती है जिसके केंद्र बिंदु के रूप में शिक्षक होता है, छात्र नहीं होता है। इसके केंद्र बिंदु में देखिए यहाँ पे दिया है कि शिक्षक के केंद्र बिंदु का प्रणाली होता है, जो प्रणाली है इसके केंद्र में शिक्षक होता है। और बता दें कि जो शिक्षक होता है वह अपने ज्ञान व व्यवहार से बालकों को प्रभावित करता था, यानी करता था, मतलब ये गुरुकुल शिक्षण प्रणाली है। याद रखिएगा राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली ये आपकी गुरुकुल शिक्षण प्रणाली से संबंधित है। करता था, अपने बातों से, अपने वाणियों से बालकों को प्रभावित करता था। इसमें बालक को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। याद रखिएगा ये जो राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली था का मतलब ये है कि बीत गया। इस समय लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली आपकी चल रही है, सृजनात्मकता भी चल रही है। याद रखिएगा इसके केंद्र बिंदु में कौन था, शिक्षक था। इसमें प्रश्न पूछने का अधिकार बालकों को नहीं था। इसमें गुरु जो थे, जो टीचर थे, वो क्या करते थे, अपने वाणियों, अपने भाषाओं के द्वारा बालकों को प्रभावित करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। याद रखिएगा एक अहम बात, इसके शिक्षण जो प्रक्रिया थी इसमें कौन कौन शामिल होते थे। इसमें केवल राजाओं के पुत्र या राजकुमार ही केवल शिक्षण ग्रहण कर सकते थे और किसी को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। अभी देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका ऐसे बन सकता है कि ये जो राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली है ये कैसा है। ये आप कहेंगे तो इसमें कहेंगे कि जो शिक्षक होता था इसमें प्रश्न पूछता था और बालक जो था इसके केंद्र बिंदु में नहीं था, शिक्षण था। यहाँ पे शिक्षक द्वारा बालकों को एक नजरिया स्वयं होता था, यानी बालक जो था, जो शिक्षक था वो स्वयं से सभी को देखता था। यहाँ पे उसमें बालक जो थे स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते थे और विषय वस्तु शिक्षक के अनुसार होती थी। जो पढ़ाया जाएगा वो शिक्षक ही निर्धारित करता था। सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के केंद्र बिंदु में कौन होता था, तो आप कहेंगे कि शिक्षक होता था। इसमें बालकों को प्रश्न पूछने का अधिकार होता था या नहीं होता था, तो इसमें बालकों को शिक्षण प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता था। अब बात करेंगे यहाँ पे हम दूसरा टॉपिक पुटअप करेंगे। दूसरा देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो शिक्षण प्रक्रिया आपकी विद्यालयों में चल रही है इस समय, वो लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रक्रिया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रक्रिया होती क्या है। यह एक ऐसी शिक्षण प्रणाली है जिसमें शिक्षक जो शिक्षण था वो मानवीय मूल्यों के आधार पर किया जाता था। शिक्षक एवं छात्र दोनों एक दूसरे के साथ मध्य अंतःक्रिया करके, यानी परस्पर अंतःक्रिया करके एक दूसरे से प्रश्न पूछते थे। इसमें याद रखिएगा दोनों स्वतंत्र रूप से रहते थे, लेकिन इसके केंद्र बिंदु में कौन होता था, बालक होता था। याद रखिएगा लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के केंद्र में कौन होता था, बालक होता था। और इसमें बालक स्वतंत्र रूप से अपने
क्या करता था, प्रश्नों को रख सकता था और शिक्षक जो था स्वतंत्र रूप से बालकों को बता सकता था कि आपका प्रश्न ये होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे देखिए सीधे सीधे जो प्रश्न बनता है कि लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के केंद्र बिंदु में कौन होता था, तो आप कहेंगे सीधे सीधे कि बालक होता था। याद रखिएगा लास्ट में आप लोगों के लिए 10 प्रश्न रखे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कल के भी उत्तर आप लोगों को रखे जाएंगे। यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ इससे केंद्र बिंदु में ये देखिए ये लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली का मतलब ये है कि स्वतंत्र रूप से आप शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके जो केंद्र बिंदु में बालक होता था, वर्तमान में जो चल रही शिक्षा उसे लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। और केंद्र और बालक जो इसके केंद्र में बालक होता था, व्यवहार जो होता था अंतःक्रिया के माध्यम से होता था, मूल्य जो था लोकतंत्रात्मक मूल्य था अंतःक्रिया, यानी एक दूसरे से परस्पर क्रिया करके एक दूसरे से क्या कर सकते थे, बात कर सकते थे। अब बात करेंगे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो है सृजनात्मकता, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे इसको कह सकते हैं हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। हस्तक्षेप शिक्षण रहित प्रणाली क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए एक ऐसी शिक्षण प्रणाली जिसमें बालकों को करके सीखने के लिए या स्वतंत्र रूप से बालकों के अंदर निहित सृजनात्मक शक्तियों का प्रयोग करना होता था, और इसका जो अधिगम थी ये अधिगम की ओर बढ़ता था, बालक बढ़ता था, क्योंकि इसमें स्वतंत्र रूप से बालक स्वयं से सीखने का प्रयास करता था। ऐसी शिक्षण प्रणाली को हस्तक्षेप रहित प्रणाली कहा जाता है। अब देखिए बात करेंगे कि इसमें बालक जो था वो कैसा होता था, तो बालक जो था स्वतंत्र रूप से होता था, सृजनात्मक कार्य करता था, शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में होता था। जिस प्रकार से हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं केवल मार्गदर्शक कर रहे हैं, आप हमसे सीधे यहाँ पे वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो शिक्षक होता था केवल यहाँ पे मार्गदर्शक के रूप में होता था, सहायकता के रूप में होता था। हम यहाँ पे आप लोगों को केवल सहायता के रूप में करते हैं। जो सृजनात्मकता होता था प्रयोग करना होता था। इसमें बालक जो था स्वतंत्र रूप से कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पे सीख सकता है। जिस प्रकार से आप इसमें मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप का प्रयोग करते हैं आप कहीं से भी सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं। तो उसे यहाँ पे सृजनात्मकता या हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली कहा जाता है। अब सीधे सीधे हम यहाँ पे बात करेंगे राजतंत्रात्मक शिक्षण केंद्र के बिंदु में कौन होता था, शिक्षक होता था। सीधे सीधे बात यहाँ पे मूल्यों के आधार पर बालक जो था यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछ सकता था। लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के केंद्र बिंदु में बालक होता था, अंतःक्रिया के द्वारा यहाँ पे सीखने का प्रयास करते थे। सृजनात्मकता में आप कहीं से भी शिक्षा प्रयोग यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो शिक्षक होता है केवल सहायता के एवं मार्गदर्शक के रूप में होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के प्रश्न बनने चालू हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये प्रश्न जो है हर बार आता है। अब देखिए यहाँ पे पर्यावरण शिक्षण, अब देखिए पर्यावरण जो शिक्षण की यहाँ पे प्रक्रिया है ये देखिए मानवीय मूल्यों के आधार पे होती है। देखिए मानव और पर्यावरण के बीच में क्या होता है, संबंध होता है। याद रखिएगा मानव और यहाँ पे जो पर्यावरण है इसके बीच में संबंध होता है। अब संबंध कैसे होता था, अब बात हम कर सकते हैं। देखिए मानव जो है यहाँ पे पर्यावरण यानी वातावरण, जिससे धरती पे रह रहा है तो धरती पे क्या है, मानव भी है और यहाँ पे पर्यावरण भी है। अब देखिए इसमें दोनों में कैसे संबंध है, संबंध का मतलब ये पर्यावरण में उपस्थित क्या है, पर्यावरण में उपस्थित प्रकृति है, प्रकृति में उपस्थित क्या है, पौधे भी हैं। याद रखिएगा पौधे भी हैं, और पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है, वायु प्राप्त होता है। अब वायु कैसे मानव लेता है, ऑक्सीजन के माध्यम से लेता है। तो देखिए दोनों में क्या हुआ, आप कह सकते हैं कि पर्यावरण जो होता है मानव के बीच में एक अंतर संबंध क्रिया है, जिसके माध्यम से पेड़ पौधे प्रकृति में आते हैं, प्रकृति में पेड़ पौधे आते हैं। पर यहाँ पे आने के बाद बालक क्या, यहाँ पे समाज में सभी लोग यहाँ पे वायु को ग्रहण करते हैं जो हमारे पौधों से निकलता है, और यहाँ पे क्या होता है आप जीवन को व्यतीत करते हैं और अपनी जो क्रियाएं हैं उसे सुचारू रूप से चालू रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को 1 नंबर यहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे पुटअप हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट का, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ से आप लोगों को 1 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे हर बार पूछा जाता है कि बालकों की समस्या को प्रदान करें। यहाँ पे बालकों की समस्या किस प्रकार से जानने का प्रयास करना चाहिए, बालकों को निदान किस प्रकार से करना चाहिए, बालकों का समाधान का मतलब है उपचार। यहाँ पे बात करेंगे हम, देखिए अपना टॉपिक से बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण का महत्व। पर्यावरण शिक्षण का महत्व क्या है, बालक की समस्याओं को जानना। याद रखिएगा बालक की समस्याओं को जानना कि बालक की समस्या क्या है, उसके माध्यम से यहाँ पे देखिए निदान का मतलब ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि बालक की समस्या जो है उसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। समाधान, समस्या को जानने के बाद, देखिए समस्या को जानने के बाद क्या करना चाहिए, उपचार करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं समाधान। बालकों के समस्त कोई भी अगर यहाँ पे समस्या प्रस्तुत है तो उसका निदान करना चाहिए। निदान का मतलब है कठिनाई को जानना चाहिए कि क्या कठिनाई और किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, और दूर करने की प्रक्रिया को समाधान कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने
अगले टॉपिक्स में जहाँ से आप लोगों को प्रश्न यहाँ पे पुटअप होते हैं, यहाँ पे देखिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य। अब बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए जो उद्देश्य होता है इसमें एनसीएफ 2005 के अनुसार, देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रश्न बनता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो बालकों का जो शिक्षा का क्रम है वो किस प्रकार से दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहला, देखिए पहला करा है एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक को, यहाँ पे कहा है बालक को बाहरी स्कूल जीवन को बाह्य जीवन के साथ जोड़ के पढ़ाना चाहिए। यानी बालक को कक्षा में जो प्राथमिक स्तर की जो क्लास चलाई जाती है उसमें बालकों को क्या किया जाता है, उसके वाह्य परिवेश से विद्यालय में जोड़कर पढ़ाना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रहण कर सके इस क्रिया को। और दूसरा हमारा करा है पर्यावरण के प्रति रुचि, जिज्ञासा, कल्पना का विकास करना। पर्यावरण के माध्यम से रुचि, यहाँ पे देखिए रुचि और जिज्ञासा और कल्पना का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे विद्यालय में आपके बालक आ गए, अब घर से बालक आ रहे हैं, घर से आने के बाद रास्ते में बहुत से पेड़ पौधे देखेंगे, फूल भी देखेंगे, तो अब देखिए बालक को किस प्रकार से आप रुचि, जिज्ञासा और कल्पना तार्किक कर सकते हैं। अब बालक से आप ये पूछिए कि बताइए घर से आते समय आपने क्या क्या देखा। बालक ने कहा हमने पेड़ देखे, पौधे देखे और उसमें बहुत से फूल लगे थे। अब देखिए फूल लगने का तात्पर्य है कि अब बालकों की यहाँ पे देखिए रुचि उनकी है कि फूलों को देखा, उन्हें सीखने का तात्पर्य बनाया जाए। अब उनसे पूछेंगे कि आपने फूल देखा है, तो बालक बहुत ही अच्छे तरीके से कहेंगे हाँ हमने कई प्रकार के फूल देखे हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि अब बताइए कि फूल कैसे होते हैं, तो बालक अलग अलग तरीके से बताएगा। जिज्ञासा भी होती है, अब आप कहेंगे कि जो फूल होते हैं आप जानते हैं फूल में पत्तियां भी होती हैं, पत्तियां नीचे लगी होती है, कुछ प्रकार से ऐसे फूल होते हैं जिसमें कांटे भी होते हैं। जैसे आप गुड़हल के बारे में पढ़ाएंगे तो गुड़हल के हर एक पार्ट के बारे में पढ़ाएंगे तो बालक क्या करेगा, कल्पना करेगा, जिज्ञासा रहेगा, जिज्ञासा का विकास भी हो सकता है। अब इसके माध्यम से फूल पेड़ पौधों के माध्यम से आप बालकों में जिज्ञासा, कल्पना और रुचि के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। अब दूसरा हमारा ये कह रहा है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील। देखिए संवेदनशील का मतलब ये है कि हमारे आसपास जो घटित घटनाएं हैं उससे बालकों को यहाँ पे पूर्ण जानकारी देना चाहिए कि देखिए हमें पेड़ को अधिक नहीं काटना चाहिए। पेड़ को काटने से क्या होता है, हमें ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता। अगर ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, जीवित ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील उन्हें बनाना चाहिए, हर एक जानकारी देना चाहिए। अब अगला यहाँ पे हमारा करा है पर्यावरण के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति का विकास। अनुकूल यहाँ पे मतलब पर्यावरण के साथ हमें बदलते रहना चाहिए। पर्यावरण को क्या करना चाहिए, बालकों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि बालक जो है अपने जीवन में उसे घोल ले, ताकि हमें किस प्रकार से उसका महत्व है पर्यावरण का, उससे बालक क्या कर सके, जान सके। उसके पर्यावरण का मतलब ये है कि आप अलग अलग परिस्थितियों में किस अनुसार ढलने का प्रयास करें, उसे हम कहते हैं अनुकूल। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे यहाँ पे क्या करा है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आप लोगों को 2 नंबर के मिलेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एकीकृत उपागम। देखिए एकीकृत उपागम होता क्या है, याद रखिएगा एकीकृत उपागम होता क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक्स है। यहाँ पे एनसीएफ 2005 के अनुसार, देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या कह रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे बात क्या है एनसीएफ 2000। अब देखिए सामाजिक विज्ञान, देखिए पहले क्या था 1 से 5 तक बालकों को क्या किया जाता है, सामाजिक विज्ञान के माध्यम से सभी को पढ़ाया जाता था। इसमें क्या था, यहाँ पे व्यक्तिगत शिक्षण दी जाती थी। पहले जो थी शिक्षा व्यक्तिगत रूप से मतलब ये है कि बालकों को पहले इतिहास पढ़ाया जाता था, फिर भूगोल पढ़ाया जाता था, फिर सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान पढ़ाया जाता था, फिर यहाँ पे पर्यावरण की यहाँ पे क्लास चलाई जाती थी। लेकिन ये जो नई शिक्षण प्रणाली एनसीएफ 2005 के अनुसार जो आई नई शिक्षण प्रणाली, उसमें ये बदलाव किया गया कि इन सभी को क्या किया जाए, एक में ही जोड़कर पढ़ाया जाए बालकों को, और 1 से 5 तक की शिक्षा जो है एकीकृत शिक्षा उपागम के अंतर्गत दिया जाए, जिसमें सभी विषयों को जोड़कर पर्यावरण के साथ प्रारंभिक स्तर के साथ जोड़कर पढ़ाया जाए, ताकि जिसे देखिए जोड़कर पढ़ाने की जो क्रिया है उसे ही क्या कहा जाता था, हमें एकीकृत शिक्षण प्रणाली कहा जाता था। अब एकीकृत जो शिक्षण प्रणाली है ये प्रारंभिक स्तर से लेकर सामाजिक विज्ञान, जैसे क्या होता था इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, इन सभी को जोड़कर पढ़ाया गया। पढ़ाने का मतलब ये है कि इन सभी को देखिए अलग अलग क्लासों में पढ़ाएंगे तो बालक के ऊपर क्या होगा, बोझ, एक तरह से बोझ लादा जाएगा जो प्राथमिक कक्षाओं से हट के पढ़ाना था। और बता दें सभी को सम्मिलित करके को पढ़ाए जाने को, सभी विषयों को बालक के पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाना ही एकीकृत शिक्षा। अब बताएंगे कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत क्या आता था। देखिए एनसीएफ जो था ये शुरुआत इसकी 1975 में हुआ, याद रखिएगा 1975 में एनसीएफ 2005, पहले एनसीएफ का निर्माण 1975 में हुआ। फिर इसके बाद ये प्रचलन में कब आया,
प्रचलन में 2000 से लेके, याद रखिएगा 2000 से लेके 2005 के बीच में ये प्रचलन में आया और इसके बाद ये यहाँ पे ये कह सकते हैं कि प्रोफेसर यशपाल समिति के अंतर्गत आया है। एकीकृत शिक्षण प्रणाली का मतलब सीधे सीधे यही है कि सभी विषयों को एक साथ समाहित करके पढ़ाना, और ये प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाएगी 1 से लेकर 5 तक। याद रखिएगा सभी विषयों को एक साथ पढ़ाना ही एकीकृत उपागम शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, देख लेते हैं अगला टॉपिक यहाँ पे देखिए क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे। देखिए अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा। देखिए पर्यावरण शिक्षा होता है, देखिए ये एनसीएफ 2005 के अनुसार आया है। देखिए शिक्षा का मतलब ये है कि स्वरूप और उद्देश्य, इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए और उद्देश्य। देखिए यहाँ पे शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए और उद्देश्य कैसा होना, पहले हम लोग स्वरूप के बारे में जान लेंगे। देखिए स्वरूप पर्यावरण विषय की शिक्षा, यानी बालकों को हर वक्त पर्यावरण शिक्षण यानी 1 से लेकर 5 तक पर्यावरण शिक्षण के विषय में ही शिक्षा दी जाए। पर्यावरण के मध्य से शिक्षा, देखिए पर्यावरण के मध्य से शिक्षा देनी चाहिए ताकि बालक जो है सीखने में क्रियाशील है। अगर पर्यावरण शिक्षा के मध्य से आप शिक्षा बालकों को देंगे तो एकीकृत शिक्षा के उपागम के अंतर्गत आ जाएगा, जिसके माध्यम से आप बालकों को सभी ज्ञान को प्राप्त करा सकते हैं। और पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा, अब देखिए पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा में तात्पर्य ये है कि बालक किस प्रकार से उसकी क्या करें, ढलने का प्रयास करें, पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें, इन सभी शिक्षा को देंगे। अब आगे यहाँ पे देखिए उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ज्ञानात्मक पक्ष होना चाहिए, यानी पर्यावरण के माध्यम से बालकों को ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा हमें शिक्षा देनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि पर्यावरण के मध्य की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, भावात्मक होनी चाहिए, यानी भावों को समझ सकें, बालक पर्यावरण में रहकर उनके सभी को क्रियाओं को सीख सकें। अब पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा जो होती है क्रियात्मक पक्ष हो, यानी करके सीखने पे जोर दिया जाए। और यहाँ पे बता दें कि परिवेश से जोड़ के पढ़ाने, यानी विषय के परिवेश से जोड़ के पढ़ाना चाहिए बालकों को, बालक को उसके परिवेश से जोड़कर शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि पर्यावरण के मध्य उनमें अंतःक्रिया स्थापित हो सके। भावात्मक का मतलब ये होता है, याद रखिएगा भावात्मक का मतलब ये होता है समझ के साथ पढ़ाने का बालकों को प्रयास करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, पर्यावरण शिक्षण की विधि। अब देखिए पर्यावरण शिक्षण की विधि क्या होती है, याद रखिएगा पर्यावरण शिक्षण की विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अवलोकन, यहाँ पे देखिए पहले हम बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण की विधि की में पहले हम बात करेंगे यहाँ पे भ्रमण विधि। अब भ्रमण विधि क्या होती है, भ्रमण विधि में सीधे सीधे आप अवलोकन करते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव करते हैं, और दूसरा वास्तविक परिवेश में अधिगम प्राप्त करते हैं और सक्रिय अधिगम। अब देखिए सीधे सीधे हम इसे यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अवलोकन का मतलब ये है कि आप बालकों को कक्षा से बाहर के जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। उन्हें हम किसी भी भ्रमण विधि या भ्रमण पे ले जाएंगे, यानी घुमाने के लिए जाएंगे, टूर पे ले जाएंगे, तो वहाँ पे बालक सीधे सीधे हाथियों को देखेगा। देखने का कार्य ये होता है कि बालक अवलोकन करेगा, उसके बारे में जानने का प्रयास करेगा। अब प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि बालक के समस्त वो वस्तु, जैसे हाथी हैं, अब हाथी के बारे में पढ़ाना है, जानकारी देना है, तो आप हाथियों को दिखाएंगे बालकों को, तो बालक क्या करेगा, प्रत्यक्ष अनुभव करेगा कि हाथी ऐसा होता है। आप पिक्चर में पढ़ाएंगे तो देखेंगे बालक कि हाथी ऐसा होता है, पिक्चर में दिखेगा, लेकिन आप उसे समझ ले जाएंगे और लोकन के माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान को अनुभव करेगा कि हाथी ऐसा होता है। अब वास्तविक परिवेश में अधिगम, अब देखिए वास्तविक का मतलब ये है कि उसके समस्त हाथियों का जो झुंड है वास्तविक रूप से मूर्त रूप से यहाँ पे मूर्त रूप से, यानी उसके समस्त है, तो वास्तविक अधिगम भी प्राप्त करें। सक्रिय सहभागिता, अब देखिए सक्रिय सहभागिता भी कर सकते हैं, सक्रिय अधिगम भी कर सकते हैं। जैसे देखिए अधिगम अब उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अब देखिए सीधे सीधे अब बालक यहाँ पे देखिए किस प्रकार से सीखेगा। अब सक्रिय अधिगम का मतलब ये है, आप बालक से ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि ये बताइए कि आपने हाथियों को देखा, वो कहेंगे हाँ हाथियों को देखा। आपने कहेंगे कि हाथी कितने कौन कौन से रंग होते हैं, तो वो अधिकतर कहेगा कि काले और भूरे रंग के होते हैं हाथी। अब पूछ सकते हैं कि उनके कान होते हैं कितने बड़े होते हैं, तो वो कहेंगे कान उनके बड़े बड़े होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कहानी विधि। देखिए कहानी विधि भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्राथमिक यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे कहानी विधि का बहुत ही प्रचलन है। बालकों में ज्ञान और यहाँ पे तर्क करने की जो विकसित ज्ञानेंद्रियाँ हैं उसे कहानी माध्यम से ही ये पूर्ण रूप से विकसित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे पहला करा है कि बालक के परिवेश का संदर्भित चित्रण। चित्रण का मतलब ये है कि बालक के परिवेश यानी उसके वातावरण में जो हो रहा है उसका संदर्भित चित्रण दिखाया जाए बालकों को। संदर्भित चित्रण देख के बालक उस पर सीख सकते हैं। कल्पना और जिज्ञासा, अब देखिए बालक के समस्त अगर आप हाथी को दिखाएं, यहाँ पे उसके चित्रण दिखाएंगे, तो वो बालक क्या करेगा, कल्पना करेगा, अरे हाथी इतना बड़ा होता है। तो कल्पना का मतलब ये होता है उस पर वो सोच विचार करेगा। अब जिज्ञासा का मतलब ये है कि बालक आपसे पूछेगा, सर ये बताइए कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव कौन है, तो आप कहेंगे पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव इस समय आपका हाथी है। तो वो बालक कहेगा कि अगर हाथी है तो बताइए सर पृथ्वी पे ये है, यानी हमारे धरती पे, तो ये बताइए जहाँ पे हम रह रहे हैं जो हमारी धरती उस पे है, पृथ्वी पे, तो ये बताइए कि जल में रहने वाले में सबसे बड़ा जीव कौन सोचता है। तो आप कहेंगे सीधे सीधे कि देखिए जल में जो रहता है व्हेल मछली जो है सबसे बड़ा जो होता है स्तनधारी जीव है।
यहाँ पे जली, तो आप वो देखिए बालक की जिज्ञासा भी शांत हो गई और कल्पना भी शांत हो गई, यानी बालक कल्पना करके इन दोनों के बारे में जान। अब रुचि के आधार पे बालक जो है देखिए रुचि के आधार पे, यानी देखिए चित्रों के माध्यम से बालक रुचि लेता है तो उन्हें उनके अनुसार पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ से देखिए आप लोगों को एक एक नंबर मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक्स पे, देख लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे देखिए टॉपिक्स है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के जो प्रश्न टॉपिक यहाँ पे पुटअप होते हैं ये सीधे सीधे आपके मनोवृत्ति यानी आपके भावों पे सीधे सीधे कल्पना पे यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे प्रश्न पूछता है। यहाँ पे देखिए बात करेंगे क्रियात्मक शिक्षण। यहाँ पे देखिए क्रियात्मक शिक्षण विधि। क्रियात्मक शिक्षण विधि का मतलब ये होता है कि करके सीखना। याद रखिएगा करके सीखना, करके सीखने के अंतर्गत गतिविधि आधारित शिक्षण होनी चाहिए। यहाँ पे सक्रिय अधिगम होना चाहिए, स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब देखिए अब सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न हम लोग बना सकते हैं कि क्रियात्मक शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत बालक कैसा होता है। तो आप कहेंगे उसमें बालक तर्क करता है, विचार करता है, सोचता है, तब अपने अपने वाणियों को प्रस्तुत करता है या फिर प्रश्न पूछता है, उसमें यहाँ पे क्रियात्मक यानी करके सीखता है। सीधे सीधे गतिविधि आधारित मतलब देखिए बालक के समक्ष आप कोई प्रयोग रख दीजिए, आप रख देंगे बालक उसमें गतिविधि यानी करके सीखने का प्रयास करेगा, सक्रिय रहेगा इसे करने के लिए और स्वयं करेगा। तब आप जहाँ पे वो फंस रहा है आप क्या करेंगे उसे वहाँ पे उसका सहारा देंगे, जेडपीडी बनेंगे, तब बालक उसे पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखिए स्वयं करेगा, सक्रिय होकर करेगा और गतिविधि आधारित। गतिविधि आधारित मतलब यहाँ पे स्वयं से करने का प्रयास करेगा। अब सीधे सीधे बात करेंगे अन्वेषण खोज ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि। अब देखिए सीधे सीधे यहाँ पे ये कह रहा है कि अन्वेषण, आपको बस ये जानना है कि अन्वेषण में होता है खोज। अब खोज देखिए अन्वेषण में खोज होता है, ह्यूरिस्टिक में भी होता है खोज। इन तीनों में से आप लोगों को कहीं भी कुछ मिल जाए, अन्वेषण मिल जाए, खोज मिल जाए, ह्यूरिस्टिक मिल जाए, सीधे सीधे आपका खोज से ही संबंधित है। इस विधि में बालक वैज्ञानिकता का विकास होता है। जैसे बालक कुछ करता है, प्रयोग करता है, तो उसमें वैज्ञानिक विधि का यहाँ पे क्या होता है, विकास होता है। जैसे बालक करके सीखता है, करके सीखेगा, सक्रिय होगा, सक्रिय होगा, स्वयं से करेगा, स्वयं से करेगा तो खोज करेगा, खोज करेगा तो बालक वैज्ञानिकता की ओर उन्मुख होगा यानी आगे बढ़ेगा। और आप आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर विधि, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न उत्तर विधि देखिए क्या होता है। प्रश्न उत्तर विधि बालकों को चिंतनशील बनाता है, बालकों को क्रियाशील बनाता है। यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न आप बालकों से पूछेंगे तो बालक चिंतन करेगा। जैसे पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि आपने भ्रमण पे गए, वहाँ पे क्या क्या देखा, तो बालक तुरंत अपने अतीत में जाएगा, तुरंत अपने वहाँ पे पीछे जब कार्य किया है उसमें पहुंचेगा कि ये बताइए कि उसने क्या क्या देखा, तुरंत चिंतन करेगा और बताएगा सर हमने हाथी देखा, हाथी के झुंड देखे, उसमें उनके बच्चे थे, ये सभी बातों को बताएगा, चिंतन करेगा। अब देखिए बालकों को क्रियाशील यानी करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बालकों को हमेशा छोटी छोटी समस्याओं को प्रस्तुत करना चाहिए जिससे बालक करके सीखने का प्रयास करे। यही देखिए प्रश्न उत्तर विधि होती है। प्रश्न उत्तर का विधि मतलब ये है कि आप मौखिक प्रश्न पूछते हैं। आप पूछेंगे दिल्ली कहाँ है, तो वो बताएगा दिल्ली कहाँ है, मतलब ये बताएगा हमारे राज्य के बगल में दिल्ली है। या फिर कह सकते हैं कि दिल्ली हमारी क्या है, या फिर हमारे देश की राजधानी कहाँ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, 49 दिन के मुख्यमंत्री कौन थे, तो सीधे सीधे कहेगा कि दिल्ली हमारी राजधानी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, 49 दिन के मुख्यमंत्री रहने वाले या 41 दिन के मुख्यमंत्री रहने वाले अरविंद केजरीवाल हैं। तो इस समय प्रश्न पूछने की विधि यही क्रियान्वित होती है। आगे बढ़ते हैं दत्तकार। दत्तकार में होता है गृहकार। याद रखिएगा दत्तकार का नाम ही क्या होता है, गृहकार होता है, जिसमें बालक को गृहकार दिया जाता है उसके चिंतन कार्य को बढ़ाने के लिए। देखिए अनुभव, यहाँ पे अधिगम अनुभव का विस्तार, मतलब आपने विद्यालय में क्या बालक को पढ़ाया है उसके अनुसार आप दत्तकार देंगे, गृहकार देंगे, तो बालक अनुभव का विस्तार करेगा, अपने सीखने का जो सीखा है उसे फिर से प्रयास करेगा दोहराने का। और बालक के स्वायत्त का विकास, मतलब उसके मानसिक तर्क का विकास होता है कि किस प्रकार से इसे सोल्व किया जाए प्रश्नों को जो गृह कार्य दिया गया है बालकों को। तो याद रखिएगा दत्त कार्य में होता है गृह होता है, गृह कार्य होता है, होमवर्क होता है, जिसमें बालक अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके नए ज्ञान को वहाँ पे सीखता है। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे सीधे सीधे पर्यावरण शिक्षण के सिद्धांत। पर्यावरण शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, देखिए पहला हमारा है क्रियाशीलता का सिद्धांत और दूसरा है व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। अब बात करेंगे क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का मतलब ये गतिविधि आधारित बालकों को क्या करना चाहिए, प्रश्न देना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, सक्रिय अधिगम, ऊपर ही पढ़ा है सक्रिय अधिगम, मतलब जो भी शिक्षा देनी चाहिए बालक उसमें सक्रिय रूप से सहभागिता का पालन करे। और यहाँ पे देखिए स्वयं करके सीखने का प्रयास करे। जैसे बालक को यहाँ पे खेल विधि के माध्यम से सिखाया जा रहा है तो बालक क्या करेगा, गतिविधि आधारित भी हो गई और यहाँ पे सक्रिय भी रहेगा और स्वयं करेगा। मतलब क्या है कि आप खेल विधि से बालकों को फुटबॉल खिला रहे हैं तो बालक स्वयं करेगा तो गतिविधि हो गया, सक्रिय है कि हमें जीतना है तो इसमें देखिए सक्रिय रूप से अपना कार्य करेगा और स्वयं करेगा, मतलब जो भी उसके आगे अगर फुटबॉल आ रहा है तो वो किक करेगा ताकि वो जीत सके। देखिए इसमें तीनों हमारा पुटअप हो गया खेल से। अब देखिए व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। कक्षा में असामान्यता, याद रखिएगा कक्षा में देखिए 2 प्रकार के 3 प्रकार के लोग होते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे देखिए जिसमें व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है। देखिए यहाँ पे लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं कक्षा में, तो याद रखिएगा इन दोनों में पहले ही भिन्नता आ गई, क्योंकि ये देखिए लड़का है और ये लड़की है। इसमें क्या होता है, इनकी भाषा बोलियाँ संस्कृति जो होती है अलग अलग होती है। तो क्या करें, असमानता होती है इनकी कक्षा में। असमानता का मतलब ये है कि बालक जो होते हैं असमान, यानी जाति धर्म बोध, उनकी भाषा उनकी संस्कृति अलग अलग होती है। तो उन्हें क्या करना है, मानसिक भिन्नता। देखिए कोई बालक जो होता है अलग अलग तरीके से सोचता है, कोई बालक अलग तरीके, जैसे कोई बालक जल्दी सीख लेता है, कोई बालक जल्दी नहीं सीखता है। तो मानसिक भिन्नता के आधार पर शिक्षा यहाँ पे होती है, व्यक्तित्व भिन्नता होती है। सीधे सीधे जो उनकी भाषाएं होती हैं, बोलियाँ होती हैं, उनकी जो संस्कृति होती है, उसे हमें क्या करना चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व भिन्नता भी का सिद्धांत भी आ गया, क्रियाशीलता का भी सिद्धांत आ गया। यहाँ से आप लोग क्या करिए, नोट्स बना लीजिए, सभी को सीखते चलिए। अब बात करेंगे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है प्रेरणा का सिद्धांत। यहाँ से आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे, रुचि, नियोजन और यहाँ पे प्रेरणा। यहाँ से आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे देखिए प्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है। आंतरिक क्रियाशीलता होती है और स्वतः क्रियाशीलता। देखिए आंतरिक क्रियाशीलता क्या होती है, जैसे क्या होता है, आपके खुद से, आपसे खुद से अंदर से आवाज़ आएगी कि हम पढ़ें, आज पढ़ें, यानी कुछ ऐसा मोटिवेशन हो जाता है कि आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्वतः क्रियाशील। अब देखिए आंतरिक का मतलब ये है कि आप किसी, प्रेरणा का मतलब ये होता है किसी के द्वारा आप प्रेरणा दे सकते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए स्वामी विवेकानंद है, शिकागो में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इनकी स्पीच केवल इन्होंने 1 मिनट माना था कि हमें 1 मिनट के लिए स्पीच करने का मौका दिया जाए। इन्होंने बस बोलना चालू कर दिया तो लोगों ने सुनना प्रारंभ कर दिया और इनकी वाणी लगभग 3 घंटे तक चली इनका, जबकि 1 मिनट का इन्होंने समय मांगा था। लगभग 3 मिनट, सभी लोग मौनमुग्ध हो गए हैं वहाँ पे सीखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आंतरिक क्रिया प्रेरणा जो होती है इनसे भी मिल सकती है। कुछ यहाँ पे धार्मिक जो लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता है, क्योंकि ये हमारे देश के साइंटिस्ट हैं और इन्होंने मिसाइल का निर्माण किया था जो आज भारत चाँद तक पहुँचा है। तो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम और यहाँ पे हमारे डॉक्टर भाभा जो परमाणु विशेषज्ञ थे, परमाणु का निर्माण किया था डॉक्टर भाभा। यहाँ पे देखिए आंतरिक प्रेरणा इनसे ली जाती है। स्वतः क्रियाशील, यानी आंतरिक प्रेरणा देंगे तो ये स्वतः ही करने के लिए क्या करेंगे, जिज्ञासु होंगे। अब रुचि का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत मतलब ये है कि बालक, देखिए रुचि का मतलब सीधे सीधे ये है कि आप किस में रुचि ले रहे हैं, किस तरह से पढ़ाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे पहला आएगा हमारा मानसिक स्तर के अनुकूल शिक्षण। देखिए मानसिक स्तर के अनुकूल शिक्षण यानी आपके स्तर के अनुसार क्या करेंगे, आप बालकों को क्या करेंगे, शिक्षा देने का प्रयास करेंगे ताकि वो सीख सके। जैसे ये नहीं है कि आप बालक जो है प्राथमिक स्तर पे है तो आप उच्च स्तर के प्रश्न पूछें, नहीं, बालक के स्तर के अनुसार, मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया देना है। दूसरा जिज्ञासा कल्पना पर आधारित, जैसे बालकों को इस तरह से पढ़ाया जाए ताकि बालक जो है जिज्ञासा ले। जिज्ञासा कब लेंगे, जब आप बालक को कोई चित्र दिखाएंगे या फिर कोई कहानी बताएंगे तो उसमें कल्पनाओं में, कहानी में कल्पनाओं में डूब जाता है और उसके आधार से बालकों को शिक्षण प्रक्रिया कराना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं नियोजन। देखिए नियोजन का मतलब ये है पूर्ण निर्धारित। नियोजन का मतलब ये है आप किस प्रकार से सिखाना चाहते हैं, नियोजन उसमें ढलने का प्रयास। देखिए पूर्ण निर्धारित और निश्चित उद्देश्य का निर्माण। देखिए यहाँ पे नियोजन के अंतर्गत हमारा आता है पूर्ण निर्धारण। देखिए पूर्व निर्धारण, पूर्ण नहीं है, पूर्व निर्धारण मतलब पहले की शिक्षा जो आपकी है उसके अनुसार आपको नई शिक्षा दी जाए, उसे पूर्व निर्धारित कहा जाता है। और देखिए यहाँ पे निश्चित उद्देश्य का निर्माण, यानी कोई भी शिक्षा दे रहे हैं तो उसका एक निश्चित क्रम, एक उद्देश्य होना चाहिए बालकों के अंदर ताकि बालक जो है सीख सके। तो यहाँ पे ये निश्चित यहाँ पे उद्देश्य होगा। देखिए पूर्व का मतलब ये है कि पहले से भी रख सकते हैं और आने वाले से भी रख सकते हैं। इस प्रकार से शिक्षा दिया जाए, जो पहले उनकी शिक्षा है उसको जोड़कर इस प्रकार से शिक्षा दिया जाए कि आने वाली जो शिक्षा प्रणाली है उसमें उसका यह सहयोग हो सके बालक का। तो यहाँ पे निश्चित उद्देश्य, यानी कोई भी कार्य करने से पहले ये निश्चित होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे लाभ है, किससे नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक्स पे और लास्ट में आप लोगों के लिए 10 प्रश्न रखे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे यहाँ पे पर्यावरण शिक्षण के सूत्र। अब देखिए पर्यावरण शिक्षण के सूत्र क्या है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न आप लोगों के पुटअप होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से प्रश्न यहाँ पे रखे जाते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे देखिए हमारा पहला है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब देखिए ज्ञात से ज्ञात की मतलब ये है कि जैसे बालक क्या करता है, टीवी को जानता है। याद रखिएगा बालक जो है टीवी को जानता है, ये बालक को ज्ञात है, लेकिन उसमें क्या आने वाला है, उसमें क्या घटित घटनाएं होने वाली है, बालक उसे नहीं जाता है, यानी अज्ञात है। जब उसमें शक्तिमान आता है टीवी में तो बालक को पता है कि शक्तिमान आता है टीवी में, लेकिन जब चलता है वो पिक्चर चलता है तो बालक को ये नहीं पता होता कि आएगा क्या, होगा क्या आगे। तो ये अज्ञात होता है बालक, यानी अज्ञात से अज्ञात के तरफ इस तरह से भी बढ़ सकते हैं। जैसे बालक को पेड़ के बारे में बताया जाए
पेड़ के बारे में बताया जाए तो बालक क्या करेगा, पेड़ को जानता है, ज्ञात है। अब उसके छोटे छोटे हर एक पार्ट को बताया जाए, ये अज्ञात है बालक। तो हर एक पार्ट को बताना ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आप लोगों को 1 नंबर आ सकता है टोटल में से। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पूर्ण से अपूर्ण की ओर, अमूर्त, मूर्त से अमूर्त की ओर। अब देखिए मूर्त से अमूर्त, मूर्त का मतलब ये सीधे सीधे इसी से हम आपको सभी टॉपिक बताएंगे। मूर्त का मतलब ये है कि बालक के समस्त कोई वस्तु उपस्थित है, ये मूर्त है। अमूर्त का मतलब ये है कि बालक को अब क्या करेंगे, टीवी में देखिए बात करेंगे कि टीवी, बालक जानता है कि टीवी है और बालक देखा है, तो अमूर्त हो गया। अब उससे ये कहेंगे कि ये बताइए कि टीवी को अगर खोलेंगे तो क्या क्या उसमें से निकलेगा। तो बालक क्या करेगा, चिंतन करेगा, कहेगा केबल निकलेंगे, तार निकलेंगे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन निकलेंगे, हर एक चीज़ निकलेगा। तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं मूर्त, यानी कि बालक के समस्त कोई वस्तु हो उसे दिखाकर ज्ञान प्राप्त करना, और वस्तु न होने पर उस पर विचार करने के लिए कहा जाए, वो अमूर्त है। याद रखिएगा, जैसे कहा जाए आपको क्या कहा जाए, बालक को कोई वस्तु दिखा दिया जाए और फिर इस पर विचार करने के लिए कहा जाए, वो अमूर्त होगा। विचार करेगा तो अमूर्त होगा। अब सरल से जटिल की ओर, अब जैसे क्या होता है, बालक को सरल से जटिल की ओर मतलब क्या है, पहले सरल सरल प्रश्नों को रखेंगे बालक के समझ, और धीरे धीरे स्तर को बढ़ाएंगे बालक के ऊपर, ताकि वो बालक धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़े। जैसे कक्षा 1 में बालक है तो कक्षा 1 के स्तर के अनुसार पूछेंगे, जब 2 में जाएगा तो 2 के स्तर के अनुसार पूछेंगे, यानी धीरे धीरे क्या करेंगे, स्तर बढ़ाते चले जाएंगे सीधे। यानी पहले सरल प्रश्नों को रखेंगे, फिर इसके बाद जटिल प्रश्नों को रखेंगे। अब देखिए अगला हमारा ये है कि पूर्ण। पूर्ण का मतलब ये है कि टीवी है। देखिए टीवी है, सीधे सीधे ये टीवी है, टेलीविजन है, हैं। अब देखिए अंश का मतलब ये है कि अब टीवी के हर एक पार्ट को अलग कर दिया जाए, ठीक है, अलग कर दिया जाए, ये अंश हो गया। जैसे क्या है कि अगर सीधे सीधे हम पेड़ से ही उदाहरण दे रहे हैं, बालक के समस्त ये पेड़ है। अब ये देखिए पूर्ण रूप है, ये बालक के समस्त क्या है, पूर्ण रूप है। अब देखिए अब अंश क्या होता है, अब देखिए इसका अंश क्या होगा ये भी देख लीजिए। अंश का मतलब है पत्तियां अलग कर दिया जाए, फूल अलग कर दिया जाए, फल अलग कर दिया जाए, लकड़ियां अलग कर दिया जाए, ये उसका अंश हो गया। याद रखिएगा, अंश हो गया, भाग हो गया उसका। अब पूर्ण का मतलब इन तीनों को मिला के, इन चारों को मिला के जो पेड़ बनता है, ये हमारा पूर्ण हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण में होता है बांटना, संश्लेषण में होता है जोड़ना। याद रखिएगा बांटना, जैसे क्या है कि अलग अलग पार्टों को पहले एक बालक को दिखा दिया जाए कोई भी चीज़। जैसे मान लीजिए ये बालक को एक गुड्डा दे दिया जाए, और कहे दिखा दिया जाए, ये उसका विश्लेषण करने का माध्यम ये है कि उसको बांट दिया जाए, अलग अलग पार्टों को दिखाया जाए, फिर बालक से कहा जाए इसे जोड़ दीजिए, तो बालक हर एक पार्ट को जोड़ेगा, ये संश्लेषण हो गया। अब देखिए आगे बढ़ेंगे निश्चित से, यहाँ पे अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर मतलब ये, अनिश्चित से निश्चित की मतलब ये, सीधे सीधे हम बालक को पहले एक नदी दिखाएंगे, तालाब दिखाएंगे, सीधे सीधे बाद में क्या करेंगे, समुद्र दिखा देंगे, जो निश्चित यहाँ पे निश्चित है। याद रखिए, या फिर कह सकते हैं अनिश्चित, जो घटना आपके समस्त नहीं है उसे पहले बताएंगे, अब फिर इसके बाद जो है उसके बारे में बताएंगे। तो याद रखिएगा, ये अनिश्चित से निश्चित की ओर आ जाएगा। देखिए ये शिक्षण सूत्र है, याद कर लीजिएगा। ज्ञात से अज्ञात है, दूसरा हमारा है मूर्त से अमूर्त है, तीसरा सरल से जटिल है, और यहाँ पे देखिए चौथा हमारा है पूर्ण से अंश, विश्लेषण से संश्लेषण है, और यहाँ पे आखिरी है निश्चित से अनिश्चित। आगे टॉपिक से बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला टॉपिक हमारे यहाँ पे क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला हमारा टॉपिक से। अब देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा आ गया, क्योंकि अब तक का सबसे महत्वपूर्ण देखिए यहाँ पे ये है कि अब बात करेंगे मापन। अब देखिए मापन होता क्या है, याद रखिएगा मापन क्या होता है। मापन जो होता है, माप में वस्तुओं को अंकन किया जाता है। याद रखिएगा, मापन में वस्तुओं का अंक निर्धारित किया जाता है। देखिए अध्ययन होता है और अंक प्रदान करना होता है। जैसे क्या होता है कि बालक को आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाने के बाद क्या करते हैं, उसका एक जांच करते हैं, जांच करने के बाद जो आप उनको अंक देते हैं, अध्ययन करने के बाद जो अंक देते हैं, अंक प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, मापन कहा जाता है। जैसे क्या होता है, एक गिलास है, गिलास में आप पानी रख रहे हैं, तो पानी कितने लीटर रखा है, ये देखिए उसका अंक देना, निर्धारित करना, ये उसका क्या होता है, मापन होता है। अब बात करेंगे मूल्यांकन। अब देखिए मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन में वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, और व्याख्या किया जाता है। देखिए अब सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि जब बालक को आप पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद क्या करते हैं, उस वस्तु का, उस बालक का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से इनकी कठिनाई है उससे दूर किया जाए, उसका अध्ययन कहलाता है। और व्याख्या, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ा रहे हैं तो उस पर क्या करेंगे, व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, जो भी निर्देश देंगे वो क्या होगा, आपका व्याख्या होगा। सीधे सीधे मापन में आप अंक प्रदान करते हैं और मूल्यांकन में व्याख्या करते हैं, ठीक है, अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा, सीधे सीधे आपका आगे बढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है इसमें।
इसमें वस्तुओं का अंक प्रदान किया जाता है मापन में, और मूल्यांकन में वस्तुओं में अध्ययन किया जाता है वस्तुओं का। तो यहाँ से आप लोगों को 1 नंबर मिलने वाले हैं। देखिए, मापन में पहले वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करने के बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे अंक प्रदान किया जाता है, और मूल्यांकन में केवल और केवल अध्ययन किया जाता है और व्याख्या किया जाता है। इन दोनों के निर्धारण के बाद आप अंक प्रदान करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, देख लेते हैं अगला टॉपिक हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए, मूल्यांकन के प्रकार। देखिए, मूल्यांकन के प्रकार क्या होते हैं, याद रखिएगा। मूल्यांकन के प्रकार जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के प्रश्न जो होते हैं बहुत ही अच्छे से बनेंगे। देखिए, यहाँ पे मूल्यांकन के प्रकार जो होते हैं, यहाँ पे दिया है हमारा कि सतत और व्यापक। देखिए, सतत पढ़ाने के दौरान ही चलता है। सतत का मतलब ये है कि बालकों को आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के दौरान ही प्रश्न पूछ देना, ये आपका सतत चलता है। और व्यापक जो होता है लास्ट में पूछना, यानी पढ़ाने के उपरांत आप सभी विषय जो पढ़ा दिए हैं, विषय खत्म कर दिए हैं, उस पर बात करना, वो आपका मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम लोग मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। सतत होता है और एक व्यापक होता है। इन दोनों में अधिगम होता है, यानी सीखना होता है। अब देखिए, सतत का मतलब ये है दौरान, यानी पढ़ाने के समय ही, कार्य करते समय ही आप क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो वो सतत होता है। और उपरांत का मतलब ये होता है कि आप पढ़ाने के बाद उस कार्य को करें, वो आपका क्या होता है, व्यापक होता है। अब देखिए, सतत, ये देखिए क्या होता है, सतत में से निर्माण मूल्य होता है, मूल्यांकन होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि लगातार किया गया कार्य होता है। अब व्यापक में क्या होता है, व्यापक में क्या होता है, परिणात्मक मूल्यांकन होता है, यानी एक परिणाम निकलता है। जैसे लास्ट में आप देखिए, जैसे प्रश्न जो बनता है, आपका जो पेपर होता है वो लास्ट में बनता है, वो आपका व्यापक होगा। आप जो हर समय, जैसे क्या होता है, हर 1 महीने 6 माही में जो पेपर लिया जाता है, आपका एग्जाम लिया जाता है, वो आपका सतत है, यानी लगातार चलता रहता है। लेकिन वर्ष के लास्ट में जो आपका एग्जाम होता है वो आपका व्यापक होता है। ठीक है, किसी वस्तु या किसी भी वस्तु आदि का व्याख्या करना, ये उसके उपरांत ये कार्य करना, वो आपका क्या कराता है, आपका व्यापक करता है। अब बात करेंगे पोर्टफोलियो। जो पोर्टफोलियो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें देखिए हम बात करेंगे। देखिए, पोर्टफोलियो में होता क्या है, बालक के व्यवहार का क्रमिक विवरण का यहाँ पे निर्माण करना, जिसमें क्या होता है, अधिगम के समय यहाँ पे से लेकर बालक के सभी पक्षों की जानकारी अपने पास विद्यालय रखता है और उसका अध्ययन करते हैं। इसके आधार पर बालकों की व्याख्या की जाती है। मतलब ये है कि देखिए, पोर्टफोलियो में क्या जाता है, बालक जब प्रवेश लेता है विद्यालय में, तब से लेकर लास्ट तक उसकी क्या गतिविधि है, उसकी हर पक्षों की जानकारी विद्यालय अपने पास रखता है, जिसे क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो कहा जाता है। बालक के विकास के बारे में पूरी जानकारी अध्यापक के द्वारा पूरा किया जाता है। याद रखिएगा, पोर्टफोलियो में क्या होता है, बालक के समस्त व्यवहार का अध्ययन प्रवेश के दिन से शुरू करता है और उसके संबंधित आंकड़ों को क्या करता है, लिख कर रखता है। लिख कर रखने का मतलब ये है कि बालक जो शुरू से प्रवेश करता है, इसके बाद क्या करता है, जब तक विद्यालय में रहता है, उसके अंतर्गत हर वर्ष बालकों का समस्त क्रिया और संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, और उसमें उसी के आधार पर बालकों के शिक्षक के द्वारा बालकों के व्यवहार का व्याख्या किया जाता है कि आपका बालक है कैसा। यही पोर्टफोलियो होता है। बालक का आंकड़ा जुटाना आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। मूल्यांकन सतत होता है और व्यापक होता है। सतत मिस होता है के दौरान, और यहाँ पे व्यापक होता है कि उपरांत, यानी पढ़ाते समय ही कर सकते हैं उसका सतत मूल्यांकन, और व्यापक जो होता है वो आप पढ़ाने के उपरांत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। आज की जो क्लास से लंबी होने वाली है, लेकिन आपको यहाँ से हर एक प्रश्न मिलेंगे। 15 के 15 नंबर यहाँ से मिलने के, यहाँ पे पूर्ण रूप से यहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा 15 नंबर। अब देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री, आप लोगों को पता है कि शिक्षण सामग्री, यहाँ पे सहायक सामग्रियाँ क्या होते हैं, इसमें बालक की ज्ञान इंद्रियों को एक्टिव किया जाता है। मतलब शिक्षण सहायक सामग्रियों में क्या किया जाता है, बालक की ज्ञान इंद्रियाँ जो होती हैं सभी पाँचों के पाँचों एक्टिव होती हैं। देखिए, बालक के अधिकतम ज्ञान इंद्रियों को सक्रिय करना, देखिए सक्रिय करना, यही शिक्षण सहायक सामग्रियों का उद्देश्य होता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए, पहला है दृश्य, जो आंखों से देखा जाए, श्रव्य जो सुना जाए, और यहाँ पे दृश्य श्रव्य जो देखा भी जाए और क्या किया जाए, सुना भी जाए, जिसमें ज्ञान इंद्रियों को सक्रिय रहा जाता है। और क्रियात्मक मतलब गतिविधि। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे पहला दृश्य, जैसे आप क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं, ये आपका दृश्य हो गया, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री होगी। अब बात करेंगे श्रव्य में से सुनना, जैसे रेडियो को आप सुन रहे हैं तो ये आपका श्रव्य के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, यहाँ पे श्रव्य दृश्य का मतलब ये है कि टेलीविजन देख रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं और उसे देख भी रहे हैं, ये आपका क्रियात्मक गतिविधि आधारित, जैसे खेल,
खेल के माध्यम अगर खेल के माध्यम से आप बालकों को ज्ञान प्राप्त कराएंगे तो क्या होता है, बालक की सभी ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं। तो याद रखिएगा शिक्षण सहायक सामग्रियाँ कितनी होती हैं, 5, यहाँ पे 4 होती हैं, श्रव्य दृश्य और क्रियात्मक। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आप लोगों को 1 नंबर मिलना श्योर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक से जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए टॉपिक्स लगा यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 ई हर वर्ष पूछा जाता है। यहाँ पे पर्यावरण शिक्षण के 5 ई जो कि हर वर्ष पूछा जाता है और यहाँ से आप लोगों को 1 नंबर श्योर की मिलेंगे। हर वर्ष का पेपर उठा के देख लीजिए, पूछा है कि पर्यावरण शिक्षण के 5 ई कौन कौन से हैं। अब देखिए हम बात करेंगे, पहला इग्नोर, यहाँ पे करा है कि इग्नोर मतलब यहाँ पे इंगेज, सॉरी इग्नोर नहीं है, इंगेज है। इंगेज मीन्स होता है व्यस्त, यहाँ पे व्यस्त रखना। दूसरा एक्सप्लोर मतलब खोज करना, और तीसरा एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना, और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इलोबोर्ट मतलब ये है कि परिष्कृत करना, और यहाँ पे देखिए इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन करना। देखिए सबसे महत्वपूर्ण 5 का ये है कि हमारा 5 ई है, व्यस्त रखना, खोज करना, व्याख्या करना, परिष्कृत करना, और यहाँ पे मूल्यांकन। यहाँ पे इंगेज करना, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करना, इवोल्यूशन करना, और यहाँ पे करा है कि इवोल्यूट करना मतलब परिपक्व रखना। तो याद रखिएगा ये 5 ई हैं। इससे क्या करिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 का 5 ई हैं। याद रखिएगा ये पर्यावरण शिक्षण के 5 ई हैं। इसके द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया पूरी कराई जाती है बालकों की। यहाँ पे व्यस्त रखा जाता है बालक को, यानी गतिविधि आधारित होती है, और यहाँ पे खोज में उन्हें बालक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसमें बालक खोज के द्वारा सीख सके, और व्याख्या हर एक बालक को क्या करना चाहिए, व्याख्या के अनुसार पढ़ाना चाहिए, जैसे उदाहरण देकर। परिष्कृत यानी उनके अनुसार शिक्षा होनी चाहिए, और यहाँ पे मूल्यांकन बालक को सतत और व्यापक मूल्यांकन के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनकी कठिनाइयों को पता चल सके। अब यहाँ से आप लोग याद करिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए अच्छे, यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या होती है, अच्छे प्रश्न की विशेषता, परीक्षण की विशेषता क्या होती है। देखिए अच्छे प्रश्न की जो यहाँ पे विशेषता होती है, पहला वैधता होती है, दूसरा विश्वसनीयता होती है, तीसरा व्यवहारिकता होती है, और चौथा वस्तुनिष्ठता। देखिए वैधता का मतलब ये है कि जो भी कार्य कराया जाए वैध हो, एकदम उचित हो। विश्वसनीयता यानी उसमें स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो। व्यवहारिकता उससे जोड़कर पढ़ाया जाए, परिवेश से जोड़ के बालकों को शिक्षा दिया जाए। वस्तुनिष्ठा यानी बालक अधिक से अधिक तर्क करे, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न के प्रकार किस प्रकार से आते हैं। देखिए ये थोड़ा सा आपको धूमिल दिख सकता है, यहाँ पे आप घबराइए नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाता है। देख लेते हैं, यहाँ पे बड़ा करके थोड़ा सा देख लेते हैं क्या करा है हमारा। सॉरी यहाँ पे बड़ा नहीं हो रहा है, इसमें देख लेते हैं। देखिए आप समझ लीजिए, देखिए पहला हमारा कहा है कि मुक्त अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत वाले प्रश्न का मतलब ये है कि बालकों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसमें बालक का ज्ञान हो सके। जैसे मुक्त का मतलब ये है कि बालकों से ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिसमें बालक अपने अनुसार प्रश्न का उत्तर दे सके। जैसे बालकों से ये पूछ दिया जाए कि आप अगर यहाँ से मार्केट जाएंगे तो क्या क्या खरीदेंगे, तो ये मुक्त प्रश्न हो गए। मुक्त का मतलब ये है कि बालक अपने अनुसार उत्तर देगा कि हम मिठाइयाँ खाएंगे, ये खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, ये मुक्त प्रश्न है। अब देखिए बंद अंत वाले प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्न का मतलब ये है कि बालक से ऐसे प्रश्न पूछना जिसका उत्तर केवल एक हो, केवल एक हो। कैसे भी प्रश्न पूछें उसका उत्तर केवल एक हो, ये बंद अंत वाले में होगा। जैसे आप सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, तो सीधे सीधे बालक ये कहेगा माननीय नरेंद्र मोदी जी। हाँ, तो ये कहेगा। ये देखिए बंद अंत वाले प्रश्न है। लेकिन ये कह दिया जाए यहीं पे कि आप ये बताइए कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। बालक अपना तर्क रखेगा कि कोई भी हो सकता है, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, फलाने ढकाने, कोई भी हो सकता है। अब देखिए अभिसारी प्रश्न। अब सारे प्रश्न आपका यहाँ से मुक्त अंत वाले प्रश्न से ही संबंधित है। इसमें बालक अपने खुले क्या करता है, खुले प्रश्नों को यहाँ पे अपने अनुसार प्रश्न देता है। अब सारे प्रश्न आपके बंद अंत वाले प्रश्न के अनुसार आएगा। प्रश्न कोई भी हो, उत्तर आपका एक ही होगा, ये आपका अपसारी होगा। मूल्यांकन का प्रश्न ये है कि बालक को ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जिससे बालकों का मूल्यांकन किया जा सके। जैसे क्या होता है कि बालक को अगर आप कह दिए कि ये बताइए कि आज आपको ये पढ़ाया गया, तो ये बताइए इसमें से प्रश्न पूछ रहे हैं, आप बताएंगे तो बालक कहेंगे हाँ सर पूछिए। तो आपने जो पढ़ाया, अगर पर्यावरण के बारे में पढ़ाया है तो पर्यावरण की शिक्षा के अनुसार पूछेंगे कि बताइए कि आपने कितने प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। तो बालक कितने प्रकार से प्रश्न, यहाँ पे पेड़ देखें तो बालक अलग अलग यहाँ पे जवाब देगा। जिसको नहीं आ रहा है तो आपको उसकी प्रश्न यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा कि आपको उसकी कठिनाई क्या है, वो उसकी समस्याओं को कारण का पता करेंगे कि बालक आखिर बता क्यों नहीं रहा है, तो अपनी शिक्षण प्रक्रिया को बदलने का प्रयास करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न बनाने के चरण। देखिए प्रश्न बनाने के चरण क्या होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आप लोगों को एक पुटअप होंगे। प्रश्न बनाने के चरण देखिए, डिजाइन या रूपरेखा तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना,
प्रश्न बनाना, प्रश्न लिखना, प्रश्न का संपादन करना और यहाँ पे अंक योजना बनाना। अब देखिए यहाँ पे बात करता है कि प्रश्न बनाने के जो चरण हैं ये आपके 5 चरण हैं। पहला डिजाइन, दूसरा ब्लूप्रिंट, तीसरा प्रश्न बनाना लिखना, चौथा करा है कि प्रश्न का संपादन करना और यहाँ पे 5वां करा है अंक योजना बनाना। अब देखिए डिजाइन का मतलब ये है कि किस प्रकार से आप प्रश्न को तैयार करें। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या क्या रखा जाए। प्रश्न लिखना, कैसे प्रश्न रखे जाए स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न संपादन यानी जल्दी से समय सीमा में ये प्रश्न को पूरा किया जाए। और अंक योजना, हर एक प्रश्न का एक अंक निर्धारित करना कि कैसे प्रश्न पे कैसा उत्तर मिल रहा है, तो उसके आधार पे आप उनकी क्या करेंगे, अंकों का निर्धारण करेंगे। तो प्रश्न बनाने के चरण यही है, डिजाइन बनाना, ब्लूप्रिंट, प्रश्न लिखना और यहाँ पे प्रश्न संपादन और अंक योजना बनाना। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भाई बहन नए हैं और अभी तक आप लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे परमा एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। और लास्ट में आप लोगों के लिए यहाँ पे 10 प्रश्न रखे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे देख लेते हैं। और सभी लोग सहमति बनाए रखें अच्छे से और सभी प्रश्न अच्छे से नोट करते चलें। यहाँ पे देखिए पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं क्या क्या है। देखिए पर्यावरण की शिक्षण की समस्याएं देखिए क्या है, शिक्षण की समस्याएं, विद्यार्थी की समस्या है, यहाँ पे पाठ सहगामी की समस्या है और यहाँ पे सामाजिक आर्थिक। देखिए यहाँ पे टैग लगा है, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के टैग लगा है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए शिक्षण की समस्या क्या है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम जो है एकदम उचित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, बालक के स्तर के अनुसार होना चाहिए। दोषपूर्ण शिक्षण विधि यानी किस प्रकार से आप पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाने का तरीका सही होना चाहिए, ये भी आपका दोष है। शिक्षक का यहाँ पे व्यक्तित्व यानी जो शिक्षक है पढ़ाने में किस प्रकार से रुचि ले रहा है बालकों के अनुसार, यानी बालकों के अनुसार पढ़ा रहा है या फिर नहीं। गृह कार्य की अधिकता यानी बालक को उसके स्तर के अनुसार उसके हर रोज किस प्रकार से आप गृह कार्य दे रहे हैं, स्तर के अनुसार एक अधिक बोझ के अनुसार न दिया जाए, गृह कार्य उतना ही दिया जाए जिससे बालक पूरा कर सके। और यहाँ पे शिक्षकों का अभाव यानी क्लास में शिक्षकों का अभाव भी शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, यहाँ पे जिसमें क्या होता है यहाँ पे बालक ठीक से सीख नहीं पाते। अब देखिए बात करेंगे विद्यार्थी से, वहाँ तो शिक्षक से था, अब यहाँ पे बात करेंगे विद्यार्थी से। तो विद्यार्थी से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे गृह कार्य करने न लाना, यानी बालक को आप जो गृह कार्य दे रहे हैं विद्यार्थी को, तो वो गृह कार्य लेके नहीं आ रहा है, ये उसकी समस्या है। दूसरा कक्षा से भाग जाना, कक्षा से भाग जाना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है कि आपकी जो क्लास है वो रुचिपूर्ण न होने के कारण बालक भाग रहा है। तो आप रुचिपूर्ण और शांति का वातावरण तैयार करें जिसमें बालक अच्छे से सीख सके, कि अपने शिक्षा प्रक्रिया को बदल दीजिए ताकि बालक अच्छे से रुचि ले। और दूसरा देखिए तीसरा हमारा कार्य कक्षा कार्य में बालक का पिछड़ना, यानी आपकी शिक्षण प्रक्रिया जो है सही नहीं है, इसलिए आपके जो क्लास में बालक है वो शिक्षण प्रक्रिया से दूर हट रहे हैं, यानी सीखने में उनकी कठिनाई हो रही है, उसका उपचार किया जाए, कारण का पता किया जाए और उसके अनुसार शिक्षा दिया जाए। अनुशासनहीनता यानी क्लास में अनुशासनहीनता नहीं है, तभी बालक क्या करता है यहाँ पे सीखने का प्रयास नहीं करेगा। और अन्य बालक को तंग करना, जो शिक्षार्थी होते हैं अलग अलग बालकों को तंग करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बालक अलग अलग बालकों में तंग न करें, आपस में चर्चा के माध्यम से सीखें। अब पाठ सहगामी देखिए क्या होता है, पाठ सहगामी का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं समय पर आयोजन न होना, यानी जो पाठ क्रियाएं हैं उस समय पर निर्धारित न होना, पूरा न होना, ये भी आपकी एक समस्या है। दूसरा शिक्षक परीक्षण की समस्या, यानी बालक जो है पढ़ा रहा है लेकिन उसका परीक्षण नहीं कर रहा है, मतलब ये है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पर एक टेस्ट लेना बनता है, अगर नहीं बनेंगे तो क्या होता है बालक बिगड़ जाएगा, ये गलत है। अब हम आप लोग देखते हैं यहाँ पे सामाजिक आर्थिक समस्या। देखिए हम लोग देखेंगे सामाजिक आर्थिक समस्या यानी जाति जो होती है, धर्म जो होती है, व्यवसाय होती है और क्षेत्रीय। देखिए जाति धर्म के आधार पे हमें शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बालक की योग्यता के आधार पे हमें क्या करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। तो धर्म के आधार पे बालकों को बांटना नहीं चाहिए, हमें उसका उपयोग करके बालकों में ढालना चाहिए। देखिए इनकी धर्म ये है, जाति ये है, तो उसे पढ़ाना चाहिए, उन्हें एक उपयोगिता के रूप में लेना चाहिए, न कि उन्हें बांटने का कार्य करना चाहिए। देखिए व्यवसाय का मतलब ये शिक्षा उस प्रकार से दी जाए कि बालक जो होता है वो अपने व्यवसाय को पूरा, जैसे विकलांग बालक हैं तो विकलांग बालकों को क्या करना चाहिए, व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करें। क्षेत्रीयता का मतलब कौन से भाषा विकास उनका है, वो सभी प्रश्नों को रखना चाहिए। अब देखिए सबसे मोस्ट प्रश्न यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद हम लोग अपने प्रश्नों को यहाँ पे पूरा करेंगे। अब देखिए पर्यावरण शिक्षण की नीति। देखिए पर्यावरण शिक्षण की नीति क्या है, बाल केंद्रित हो, बोलचाल की भाषा हो, भय पूर्वाग्रह से मुक्त हो, और यहाँ पे देखिए दैनिक जीवन की समस्याओं का समावेशन हो, कविता कहानी पहेली हो। और यहाँ पे देखिए अगला कराए परिवार समुदाय के मध्य से शिक्षा दी जानी चाहिए। और यहाँ पे अगला कराए प्रश्न पूछने में खोजने का मौका दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर रट कर सीखने का हतोत्साहित मतलब ये है कि रोकना चाहिए। और यहाँ पे देखिए अगला कराए शब्दावलियों परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं को समझना चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पे हम बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए बालक को हमें इस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए कि वो बालक के अनुसार हो,
उसके खेल विधि शिक्षण के माध्यम से बाल केंद्रित शिक्षा का प्रयोग करके बालकों को शिक्षा देनी चाहिए। यहाँ पे बोलचाल की भाषा, बालक की जो प्राथमिक भाषा है और उसकी मातृभाषा जो है परिवेशी भाषा है, उसका माध्यम बना के बालकों को क्या करना चाहिए, बोलचाल की भाषा के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक जो है भय से मुक्त हो, पूर्वाग्रह से मुक्त हो, यानी प्रश्न उनके अनुसार, उनके स्तर के अनुसार पूछें, ताकि बालक क्या कर सके, अच्छे से प्रश्न को देख सके, समझ सके और आपसे उस प्रश्नों पर चर्चा कर सके। दैनिक जीवन की समस्याओं से समावेशन, यहाँ पे देखिए समावेशन मतलब यह है कि उनकी कठिनाई जो रोज की उसे जानने का प्रयास करें, उसके अनुसार उनकी दूर करने का प्रयास करें। और यहाँ पे देखिए कविता कहानी पहेली, कविता कहानी पहेली का तात्पर्य यह है कि तर्क से संबंधित है। अगर बालकों को आप कविता कहानी यहाँ पे पढ़ाएंगे तो बालक तर्क करेगा, सीखेगा भी। अब देखिए पहेली का निर्माण करेंगे आप बालकों में, तो उनकी सोचने समझने की जो यहाँ पे योग्यता है वो विकसित होगी, मानसिक क्रियाएं जो होती हैं एक्टिव होंगी। और सीधे सीधे यहाँ पे करा परिवेश समुदाय के माध्यम से सिंचाई, यानी उनके परिवेश में क्या घटित है, उनके समाज में क्या है, उनके परिवार में क्या हो रहा है, उसके अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। यानी उनके आसपास की शिक्षा को जोड़ के विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। प्रश्न पूछने में खोजने का मौका, जैसे प्रश्न आप पूछ लिया जाए, ये बताइए कि जो हमारे आसपास, जैसे आप पढ़ा रहे हैं, बाहर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद क्या कर रहे हैं, बालकों से कहेंगे कि ये बताइए कि जहाँ पर आप बैठे हैं वो उस स्थान पे उसकी आपके नीचे क्या क्या है, तो वो कहेंगे कि नीचे घास है। तो आप कहेंगे घास देखिए किस कौन कौन से प्रकार है, तो बालक क्या करेगा, खोजने का प्रयास करेगा, अरे हम तो इस घास पे बैठे हैं। और दूसरा कहेगा कि हम दूसरे घास पे बैठे हैं। तीसरा कहेगा कि अरे इनकी पत्तियां देखिए कैसी हैं। तो यहाँ पे देखिए खोजने का मौका देनी चाहिए प्रश्न पूछने के द्वारा। या फिर आप कह सकते हैं ये बताइए कि पेड़ जाइए जाइए देख कर आइए कि पेड़ में कौन कितने प्रकार के होते हैं। बालक अपने आसपास जाएगा, कहेगा कि हमने आम का देखा, नींबू का देखा, संतरे का देखा, सेब का देखा। जो बालक जहाँ पे होगा उस प्रकार से वहाँ पे क्या करेगा, सीखेगा। रट कर सीखने को होता चाहिए, यानी रट के सीखने पर हमें जोर नहीं देना चाहिए, बालक को तर्क के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। यहाँ पे हतोत्साही एक निगेटिव वर्ड है, उससे हटाकर शिक्षा देनी चाहिए। शब्दावलियों, परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणा। अमूर्त का मतलब ये है कि बालकों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसपे बालक क्या करे, यहाँ पे चिंतन कर सके। जैसे कोई वस्तु या वस्तु को देखकर बालकों को क्या करना चाहिए, उस पर विचार करने के लिए कहना चाहिए, तो वो आपका अमूर्त अवधारणा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों को ओर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक प्रश्न है जो आप लोगों को बताना है। प्रश्न ये हमारा है कि देखिए कितने लोगों का सही होता है, देखते हैं कितने। अब बात करेंगे अपने प्रश्नों पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। टारगेट आप लोगों का शुरू होगा यहाँ पे 10 में से आप लोगों को यहाँ पे सही करने हैं 8 प्रश्नों को, जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे क्योंकि आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है। तो यहाँ पे बात करेंगे पहले प्रश्न को, देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, नीचे दिए गए समूहों, यहाँ पे नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि सर्वश्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं। तो पहला यहाँ पे करा है कि मधुमक्खी, मच्छर, तितली, और दूसरा करा है कि बाघ, तेंदुआ, सांड, और तीसरा करा है कि सांप, रेशम कीट और छिपकली, और चौथा करा है कि चील, गरुड़, गिद्ध। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। और आप लोगों को एक ट्रिक बताएंगे कि यहाँ पे पहचानने की कि किसकी दृष्टि सर्वश्रेष्ठ होती है, कौन सी यहाँ पे जीवों की। तो यहाँ पे पहला करा है मधुमक्खी, मच्छर और यहाँ पे तितली, और दूसरा करा है कि तेंदुआ और बाघ, और यहाँ पे देखिए हमारा लास्ट का रहा है हमारा कि सांप, रेशम कीट और यहाँ पे छिपकली। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा, यहाँ पे चौथा राइट आंसर होगा, याद रखिएगा चौथा हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। बता दें कि जो देखिए यहाँ पे बात किया है कि 4 गुना अधिक देखने की बात किया है, तो याद रखिएगा हमारा जिनकी देखिए 4 गुना किनकी होती है और 6 गुना किनकी होती है। याद रखिएगा, देखिए 4 गुना उनकी होती है जिनके कान 2 होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 पैर होते हैं। याद रखिएगा 2 कान 2 पैर किनके होते हैं, 2 कान हो गए 2 और 2 पैर हो गए यहाँ पे बराबर 4 गुना। ये देखिए पक्षियों को होते हैं, तो पक्षियों में कौन आता है, यहाँ पे चील, गरुड़ और गिद्ध। इनके 4 पैर 2 पैर 2 कान होते हैं, तो मिलाकर अगर 4 हो गया तो 4 गुना अधिक देखते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या करा है। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न ये करा है कि घड़वर्ती पौधा निपेंथेनिस क्या है। पहला यहाँ पे देखिए करा है हमारा कि ये कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारित्व की ध्वनियाँ निकालते हैं। दूसरा करा है कि का मुंह, यानी घड़प्रति का मुंह जो होता है छोटी छोटी कटोरियों से ढका होता है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि भारत में नहीं पाया जाता है। और चौथा करा है मेढक कीड़े मकोड़े और चूहों को यहाँ पे चबा कर, यहाँ पे करा के चला कर फंसा लेता है, मतलब यहाँ पे बुला कर फंसा लेता है। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि दूसरे का राइट आंसर होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। मेढक कीड़ों और चूहों को यहाँ पे क्या करता है, चलाकी से, यहाँ पे चलाकी से फंसा कर खा लेता है, यानी उसके अंदर गिर जाते हैं। देखिए ये नेपेंथिक का पौधा आपका इस तरीके से होता है, याद रखिएगा ढक्कन नुमा, यहाँ पे सुराही नुमा होता है। इसके क्या होता है, इसमें से एक तरल पदार्थ होता है जो यहाँ पे चिपचिपा टाइप का होता है, पानी की तरह भरा होता है। और जो यहाँ पे क्या होते हैं, मेढक कीड़े मकोड़े जो होते हैं इस पर बैठते हैं तो तुरंत ही इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे सरक जाते हैं। सरकने के बाद क्या होता है, इसमें फंस जाते हैं और तरल पदार्थ जो होते हैं ये इनके ऊपर शरीर पर चिपक जाते हैं, तो ये आसानी से ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं और इन्हें क्या करता है, गणपति पौधा आसानी से खा लेता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है।
देखिए तीसरा प्रश्न ये करा कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये दिल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिल नहीं होगा, दिन होगा। दिन के लगभग 17 घंटे से 18 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है तथा जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्तियों को खाता है। ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ये है पहला करा कि स्लॉथ, दूसरा करा है लंगूर, तीसरा करा चिंपांजी, चौथा करा कि पैंडा। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि तीसरे का क्या होगा। वो जीव बताइए जो भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये दिन के लगभग 17 घंटे, यहाँ पे देखिए 24 में से आप क्या करिए 17 घटा दीजिए तो आपका जो बचेगा समझ लीजिए उतने घंटे क्या करता है, जागता है। तो यहाँ पे 17 से 18 घंटे, एनसीईआरटी में 18 घंटे दिया है और यहाँ पे आपके जो यहाँ पे जो बुक पढ़ाई जाती है उसमें 17 दिया है। तो याद रखिएगा एनसीईआरटी का हम लोग मानेंगे। अगर 17 नहीं दिया है तो 18 मानेंगे, 18 नहीं दिया है तो 17 मानेंगे, और 17-18 दिया है तो दोनों को मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ये जो होता है 40 वर्षों तक जीवित रहता है, यानी 8×40, यानी ये लगभग अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पे क्या करता है, यहाँ पे 8 वृक्षों पे, एक वृक्ष पे ये क्या करता है 5 वर्ष रहता है और हफ्ते में एक बार शौच करने के लिए नीचे उतरता है, याद रखिएगा। और ये देखिए ये हमारा राइट आंसर जाएगा, स्लॉथ के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए चौथा प्रश्न ये करा है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु में पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेता है। पहला बाघ, दूसरा गिद्ध, तीसरा करा है रेशम कीड़ा और चौथा करा है कुत्ता। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा चौथे का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि चौथा का हमारा राइट आंसर क्या होता है। देखिए अब बात क्या है यहाँ पे कि वायु, यहाँ पे देखिए इसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है, यानी अधिक होती है कि वायु में पत्ते के हिलने, ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने, देखिए चलने की बात किया है, रेंगने की बात नहीं किया है, चलने की ध्वनि में अंतर करता है। राइट आंसर बाघ होगा या फिर गिद्ध होगा, यहाँ पे ये रेशम कीड़ होगा या फिर यहाँ पे कुत्ता होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर जाएगा चौथे का हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। और ये बता दें कि कौन सा जीव जो होता है, लास्ट में बताएंगे कौन सा जीव 4 गुना देखता है और कौन सा जीव यहाँ पे 6 गुना देखता है। तो यहाँ पे पांचवा हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जिसकी अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। देखिए यहाँ पे पहला हमारा कह रहा है दीमक, दूसरा गिलहरी, तीसरा करा छिपकली, चौथा करा चूहा। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि पांचवें का राइट आंसर क्या होगा, चूहा होगा या फिर गिलहरी होगा। देखिए यहाँ पे जो अंतर है इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, यहाँ पे चूहा होगा, गिलहरी नहीं होगा। गिलहरी जो नहीं होती है यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे चूहा के साथ जाएगा, क्योंकि इनके अग्रदांत जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, ये हमेशा काटते कुदरते रहते हैं। देखेंगे आपके घरों में जो होते हैं बहुत ही यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं ये चूहे, और देखते हैं हमेशा खाते रहते हैं कुछ ना कुछ, और ये अग्रदांत इनके हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसके कम करने के लिए कुछ ना कुछ खाते और कुतरते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे छठे का प्रश्न ये है कि नीचे दिए गए सभी जानवरों के समूह में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, छिपकली, गोरैया और कछुआ सांप। देखिए इनमें विशेषता क्या पाई जाती है, छिपकली, गोरैया और कछुआ सांप में, ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं, और यहाँ कह रहा है ये भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं, और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इनके शरीर सल्क के ढके होते हैं। तो छठे का राइट आंसर हमारा क्या होगा, छठे का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि छठे का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, कमेंट फास्ट करिए, सभी लोग कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है कि इन्हें विशेषता क्या पाई जाती है। देखिए छिपकली भी अंडे देती हैं, गौरैया भी अंडे देते हैं, कछुआ भी और सांप भी, ये देखिए समानता पाई गई है। यहाँ पे ये जहरीले देखिए छिपकली होती है, यहाँ पे सांप होते हैं, लेकिन देखिए पक्षी जो होती है गौरैया ये नहीं होती है, कछुआ नहीं होता है, ये दोनों नहीं होती, ये विशेषता हमारी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पे, देख लेते हैं तीसरा, ये भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं। देखिए भूमि में सांप रहता है, और यहाँ पे देखिए कछुआ भी रहता है, और देखिए सांप भी जल में रहते हैं और कछुआ भी रहता है, लेकिन छिपकली जो होता है दीवारों पर रहते हैं, गौरैया आकाश में रहते हैं, तो ये विशेषता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे पे जो अंतिम है, यहाँ पे देखिए करा है उसके शरीर सल के देखिए कछुआ के होते हैं जो मजबूत होते हैं, ये देखिए कछुआ के होते हैं, और इन सभी के नहीं होते सल के। देखिए इनमें कछुए में भी एक ढक्कन ऊपर से कवर होता है, सांप में भी होता है जो अपना छोड़ देता है वस्तु में, इन दोनों में होते हैं लेकिन इन दोनों में नहीं होता है। और देखिए आगे बढ़ते हैं अपने राइट आंसर इसका पहला होगा छठे का। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे, देख लेते हैं सातवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। सातवां प्रश्न ये करा है कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिसे सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इनके बीजों में तेल प्राप्त किया जाता है, ये पौधा कौन सा है, पालक है, नारियल है, बंद गोभी, सरसों। तो राइट आंसर यहाँ पे इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा सातवें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए सातवें का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे हमारा चौथा होगा सरसों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहा है कि सब्जी बनाई जाती है। देखिए पालक की भी सब्जी बनाई जाती है लेकिन इसमें तेल प्राप्त पालक की नहीं किया जाता है। नारियल की भी सब्जी बनाई जाती है, चटनी बनाई जाती है, लेकिन इसमें देखिए नारियल से तेल प्राप्त किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कहा है कि बीज भी पाए जाते हैं, इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। देखिए नारियल के बीजों से नहीं, उसके अंदर जो सल्कनुमा होता है उसके अंदर जो पाया जाता है यहाँ पे उससे बनाई जाती है चटनी, और यहाँ पे देखिए तेल बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बात क्या है, बंद गोभी से आप सब्जी बना सकते हैं लेकिन तेल
प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सीधे सीधे हमारा राइट आंसर जाएगा सरसों के साथ जाएगा, क्योंकि इसकी पत्तियों को साग बना के खाया जाता है और खाने के बाद क्या होता है, इसकी जो फलें होती हैं, फलियाँ जो होती हैं, उससे आप तेल प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 8वां प्रश्न ये कह रहा है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सी काफी हद तक अपनी गर्दन पीछे घुमा सकती है? उल्लू, कौवा, यहाँ पे कोयल या फिर मैना। तो यहाँ पे देखिए कहा है कि काफ़ी हद तक अपनी गर्दन घुमा सकता है, यानी काफ़ी हद तक 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे 8वें का? देखिए 8वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। कमेंट पास करिए, देखते हैं कितने सभी लोगों का, कितने लोगों का जल्दी जल्दी कमेंट आता है, क्योंकि प्रश्नों का सीरीज चालू में और 8 प्रश्नों का आपका टारगेट, याद रखिएगा प्रश्नों का जो टारगेट आप लोगों का यहाँ रखा गया है 10 में से आप लोगों का 8 सही होना है। और देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। सभी लोग फास्ट कमेंट करिए, हमसे भी ज़्यादा फास्ट कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 9वां प्रश्न ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी झटके से गर्दन घुमाती है? ये देखिए प्रश्न अगली वर्ष पूछा जा चुका है कि कौन, टेट में पूछा था कि कौन सी पक्षी झटके से अपनी गर्दन घुमाती है। उल्लू 360 डिग्री पीछे तक घुमा देता है, लेकिन झटके से बात किया है। कौवा घुमाता है, नहीं घुमाता है। कोयल घुमाता है, नहीं। मैना। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, कि ये प्रश्न आ चुका है अगले वर्ष, हो सकता है इस बार भी आ जाए, क्योंकि प्रश्नों का सिलसिला जारी रहता है कुछ वर्षों तक, लगातार कुछ क्रम तक जारी रहता है। तो राइट आंसर यहाँ पे मैने के साथ जाएगा, मैना होगा इसका राइट आंसर। मैना होगा जो झटके से अपनी गर्दन घुमाती है। ये अगली वर्ष प्रश्न पूछा था। 10वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट प्रश्न है इसका उत्तर आप ही लोगों को देना है, और मैराथन क्लास में भी इसको बता दिया गया है, तो इसे गलत मत करिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हाथियों के विषय के नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है? हाथियों के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार समानतः लगभग 2 कुंटल होता है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि हाथी दिन में लगभग 8 से 10 घंटे सोते हैं। और चौथा कह रहा है कि हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग इस चारों का उत्तर बता दीजिएगा, चारों का उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ ये भी बताइएगा कि आज के प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे या फिर नहीं लगे, आज की मैराथन क्लास कैसी थी ये भी बता दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को कुछ यहाँ पे टॉपिक्स हैं, लेकिन उससे पहले बता देंगे जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ परमा एजुकेशन को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के साथ साथ लाइक और यहाँ पे शेयर जरूर कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर दिया है, जिनको भी चाहिए ले लीजिएगा, अपनी समस्याएं रख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के कल के जो टॉपिक्स प्रश्न थे उस पर बात करेंगे। देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ था कल का। यहाँ पे देखिए शिक्षक को अध्यापन द्वारा निर्देशन देना आवश्यक है। देखिए शिक्षक को अध्यापन द्वारा निर्देशन देना आवश्यक है। किस बात पे निर्देशन देना चाहिए बालकों को? पहला करा है विषय पर लेख लिखने के लिए, दूसरा किताब लिखने के लिए, और यहाँ पे देखिए छात्रों को ट्यूशन देने से, और यहाँ पे देखिए चौथा करा है अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने के लिए। देखिए बालक जो पढ़ा रहा है, शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसके अनुसार क्या निर्देशन देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला करा है विषय पर लेख लिखने की बात करा है, जो कि यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए प्राथमिक स्तर पर बालक है तो क्या वो क्या कर सकता है? आपके प्रश्न को लेख लिख सकता है? नहीं लिख सकता, ये गलत है। और यहाँ पे देखिए किताब लिखने का कार्य नहीं होता है, ये लेखक का कार्य होता है, ये भी गलत है। आप ट्यूशन देखिए एनसीएफ 2005 और यहाँ पे जो हमारी शिक्षा नीति है यहाँ पे उसमें कहा गया है सीधे सीधे जो शिक्षक हैं ट्यूशन न देने का कार्य करें। और यहाँ पे देखिए राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनमें से चौथा किन लोगों का बीच में का सही आया है। देखते हैं, बात करें यहाँ पे शाहजहान मलिक की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए इनका सबसे पहले उत्तर आया 20वें का पहला बताए हैं यहाँ पे, जो कि गलत है, यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन क्या था, यहाँ पे निर्देश देना चाहिए, विषय पर लेख लिखना, विषय पे नहीं, अपने विषय से संबंधित जो पढ़ाया गया है उससे संबंधित पढ़ने के, साहित्य पढ़ने की बात करें। साहित्य पढ़ने का मतलब ये है कि वो क्या कार्य करें, यानी अपने तर्क का विचार करें वहाँ पे, ये है। अब देखिए यहाँ पे हमारा आया है यहाँ पे शाहजहान मलिक का, जो कि गलत है। हमारा राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। शिवानी सोनी का यहाँ पे आया है 20वें का पहला, जो कि गलत है। अनीता वर्मा जी का यहाँ पे चौथा आया, जो कि सही है। और आरती पांडे जी का भी यहाँ पे 20वें का चौथा आया, जो कि सही है हमारा, कि अपने विषय पे संबंधित लेख लिखने के लिए कहना चाहिए, ताकि बालक जो पढ़ाया गया है उसी पे यहाँ पे विचार करें। और यहाँ पे देखिए पूजा जी का आया है कि यहाँ पे 20वें का चौथा, जो कि राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, वैष्णो जी का भी यहाँ पे देखिए आ गया है यहाँ पे 20वें का चौथा, जो कि राइट आंसर है। अपने विषय के आप जो पढ़ा रहे हैं उसी से संबंधित आप प्रश्नों को देंगे ना, न कि अलग प्रश्नों को देंगे तो बालक तर्क कर पाएगा। प्राथमिक स्तर का बालक है ना, आप बालक को पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उससे संबंधित ही आप प्रश्नों को रखेंगे, ताकि बालक उससे संबंधित प्रश्नों को रखे। अब देखिए यहाँ पे दीपा सिंह का आ गया है 20वें का चौथा, जो कि सही है। दीपा सिंह का भी आ गया है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार साहू जी का भी देखिए यहाँ पे 20वें का चौथा है, जो कि राइट आंसर धर्मेंद्र कुमार साहू जी का भी आ गया है। पूजा यादव जी का भी यहाँ पे देखिए चौथा आ गया है। दिलीप कुमार जी का भी देखिए यहाँ पे चौथा आ गया है, जो कि सही है, राइट आंसर अपने विषय पे लेख लिखने के लिए। और राजू सिंह यादव जी का भी देखिए यहाँ पे 4 आ गया है उत्तर, जो कि सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अखिलेश जी का आया है, अखिलेश कुमार जी का भी यहाँ पे आया है 20वें का चौथा। और देखिए यहाँ पे दिलीप कुमार जी अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से, जो कि यहाँ पे राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिए रिया दे दिए हैं आंसर, यानी कमेंट बॉक्स में इन्होंने उत्तर दे दिया था। और यहाँ पे देखिए
आरती पांडे जी ने भी, मैंने भी दे दिया है कमेंट बॉक्स में, आप लोगों का आ गया है कमेंट, अभी ये देखा जाएगा आप लोगों का। और यहाँ पे देखिए विनीता कुमारी जी का यहाँ पे 8वें का, यहाँ पे 20वें का चौथा आया है, जो कि अपने विषय से संबंधित होना चाहिए। दिलीप कुमार जी का थैंक यू सो मच, यानी कि आप कह रहे हैं तो थैंक यू आपको भी। और यहाँ पे देखिए अखिलेश कुमार जी का थैंक यू सर जी, गुड नाइट, यानी गुड नाइट आपको भी, अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो बोल दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए विनीता कुमारी जी का भी यहाँ पे देखिए 20वें का चौथा आया है, जो कि सही है। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, हो सके तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है आज की अपलोड नहीं होगी, हो सकता है 1-2 घंटे के बाद वीडियो हटा दी जाएगी, या फिर कल तक हटा दी जाएगा, तब तक आप लोग अपना नोट्स बना सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। पूजा जी का यहाँ पे देखिए आया 10वें का, यहाँ पे 20वें का 4 आया है। और दिलीप कुमार जी का यहाँ पे देखिए 15 का, यहाँ पे देखिए 15 का 4 बताएं, जबकि यहाँ पे 20वें का पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा देखिए आरती पांडे जी का यहाँ पे आ गया है कि 17 सही में 20 में से इनका टारगेट इनका पूरा न हुआ, यानी एक ही इनका रह गया है, एक बच गया था। तो आज के बता दीजिएगा कि आज आपका सही हुआ है कि नहीं। विनीता कुमारी इतनी जल्दी हम तो देख भी नहीं पाएंगे पूरी डिजिट, मतलब देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, अभी तो पढ़ा है। और थैंक यू सर, यहाँ पे विनीता कुमारी जी बोले, यहाँ पे दिलीप कुमार जी बोले हैं पता नहीं मेरे किन से कितने सही हुए, यानी जोड़ लीजिएगा फिर से अपना क्रम, यानी चैट में देख लीजिएगा। और यहाँ पे रिया जी किसी को कुछ कर रही हैं, और कैसी हो विनीता जी, आप लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पे छाया जी का 18 सही हुआ, जो कि इनका टारगेट आज का पूरा हो गया। छाया वर्मा जी का 20 में से इन्होंने 18 पूरा किए हैं, जो कि सही है। और पूजा जी का यहाँ पे चौथा सही हुआ 20वें का। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ठीक हो वैष्णव जी, आपस में बात कर रहे हैं। और काउंट करो क्या करो अपना, यहाँ पे देखिए आरती पांडे जी कह रहे हैं कि अपना अपना जो स्कोर है काउंट किया करिए, और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से लोग यहाँ पे एक दिन के अंदर वीडियो से लाभ उठा सकें। और यहाँ पे रिया जी का देखिए 2 सही हुआ, यानी इनका देखिए 14 का आंसर पता नहीं, यहाँ पे 14 का इनको पता नहीं, तो फिर से देख लीजिएगा कि कल का जो वीडियो था। और यहाँ पे आपका स्कोर पूरा हुआ 18 सही हुआ। और यहाँ पे अनिता देखिए DK फिल्म स्टूडियो और दिलीप कुमार एक ही हैं, पता नहीं था। यहाँ पे देखिए वैष्णो जी हम भी ठीक हैं, यानी आपस में बात करें। थैंक यू सर जी, थैंक यू आप लोगों को। और बात करेंगे यहाँ पे रिया शर्मा जी के देखिए, यहाँ पे सभी लोगों का फिर वही रिपीट हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं, कल के जो चैट आए हैं उनमें देख लेते हैं कमेंट बॉक्स में। जो यहाँ पे देखिए इनका आया है 20 का 4 सही है, जो कि सही है, अपने अपने विषयों पे यहाँ पे लिखना है। रिया जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है 20 का चौथा आया, जो कि सही है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लाइक कर दिए हैं सर जी, थैंक यू, लाइक कर दिया है तो और भी शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करिए, सभी लोग लाइक करिए। और यहाँ पे देखिए आरती पांडे जी का हमने भी कर दिया, थैंक यू। और यहाँ पे देखिए विनीता कुमारी जी का 20 का यहाँ पे राइट या 20 का चौथा सही है, इनका आया है। और यहाँ पे देखिए ऋतिक देवी का आ गया है, थैंक यू सर जी, इतनी आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करा देते हैं। प्रश्न आपके अनुसार रखा जाता है, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें प्रश्नों को पढ़िए कहना क्या चाहता है, तो अभी आप प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वैष्णो जी का आया 20वें का चौथा सही है, जो कि सही भी है। और यहाँ पे वैष्णो जी का भी लाइक कर दिए हैं सर जी, नाइस क्लास, थैंक यू। और यहाँ पे वंदना जी का भी आ गया है कि नाइस क्लास एंड हैव ए ग्रेट टीचर, थैंक यू। और पूजा जी का यहाँ पे चौथे, यहाँ पे 20वें का चौथा आया है। वंदना जी का भी 20वें का चौथा आया है। आरती पांडे जी का यहाँ पे 20वें का चौथा, जबकि सभी लोगों का लगभग सही आया है, बस 2-3 लोगों का गलत था, उसे अच्छे से प्रश्नों को पढ़िए। और सत्ता जी का भी यहाँ पे आ गया है कि बहुत ही अच्छी क्लास थी, 20वें का 4 होगा, जो कि चौथा ही सही है, अपने विषय पे लेकर लिखना। और यहाँ पे ऋतिक जी का 20वें का 4 आया है। और यहाँ पे दिलीप कुमार जी का भी यहाँ पे देखिए 20वें का 4 आया है, जो कि सही है। और उत्तर नीचे दिए गए हैं, बता दें कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आज की क्लास कैसी थी। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में, नोट्स जरूर बनाइएगा और अपना टारगेट भी बता दीजिएगा कि आज का टारगेट आप लोगों को पूरा हुआ या फिर नहीं हुआ है। तो उसके अनुसार आप लोगों को फिर क्लास चलाई जाएगी। अगला संस्कृत शिक्षण पे मैराथन क्लास चलाई जाएगी, जल्दी ही चलाई जाएगी इंग्लिश संस्कृत पे, तो उसके लिए भी आप लोग नोट्स बनाइएगा, क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है संस्कृत शिक्षण का मैराथन, तो उसके पूरा कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।